आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये सरकारी सपने, कोचिंग का माया जाल और बर्बाद होती जवानी, ये सब क्या है? ये एक खेल है। सरकारों के लिए ये कोचिंग वाली इंडस्ट्री, जो ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कराती है, बहुत बड़ा सहारा है। क्यों? क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री किसी जवान को 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी में फंसाकर नहीं रखेगी, तो वो आदमी सड़क पर आ जाएगा, नारे लगाएगा, रोजगार मांगेगा। बहुत सारे लोग हैं, वो ना तो खुद को बेरोजगार कहते हैं, ना ही रोजगार की लिस्ट में उनका नाम आता है। ना वो बेरोजगार हैं, ना नौकरी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं, उनको इस कोचिंग इंडस्ट्री ने बांध के रखा हुआ है। ये एक बढ़िया खेल चल रहा है। मान लो आईआईटी की तैयारी पहले 2-3 साल लगते थे, अब तो 8वीं क्लास से ही शुरू हो जाती है, तो 6 साल लगा देते हैं। यूपीएससी का मतलब ही है 8-10 साल, और ऐसे ही हजारों एंट्रेंस एग्जाम है। ये पूरी चीज देश के युवा को एक भ्रम में रखती है कि वो कुछ काम का कर रहे हैं, और इसी भ्रम में पड़े पड़े वो 32-34 साल का हो जाता है। 4 साल आईआईटी जेईई, फिर 6-8 साल यूपीएससी, ऐसे करते करते 35 साल हो जाते हैं। उसका नाश हो गया, उसका सब कुछ चला गया। उसके साथ जो बुरे से बुरा हो सकता था वो हो गया। वो डिप्रेशन में चला गया, उसे अपने आप पर अच्छा नहीं लगता, उसका मन टूट गया, लेकिन वो कह भी नहीं पाता कि उसके साथ बुरा हुआ। उसे लगता है मैं तो तैयारी कर रहा था। तो जब सरकार, समाज और पूरी सिस्टम रोजगार नहीं दे पाती, तब ये कोचिंग का धंधा फलता फूलता है। और जो कोचिंग वाले टीचर होते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं, उनको हीरो की तरह देखा जाता है, वो हर जगह दिखते हैं, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी आने लगते हैं क्योंकि वो मशहूर हो गए हैं। भारत की जवानी के साथ ये जबरदस्त धोखा है जो आज़ादी के बाद से चल रहा है। यूपीएससी में 1000 से कम सीटें हैं और किसी भी समय उसमें 10-15 लाख लोग लगे होते हैं। तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो? तुम पहले पढ़ाई में कैसे थे ये पता नहीं? तुम कभी टॉप 20-30% में भी नहीं आए, अब टॉप 0.1% में कैसे आ जाओगे? लेकिन नहीं, कोचिंग इंडस्ट्री के साथ एक और इंडस्ट्री जुड़ जाती है, मोटिवेशन इंडस्ट्री। अक्सर जो कोचिंग पढ़ाता है वही मोटिवेटर भी बन जाता है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि वो तुमसे कहे, देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके, लेकिन भागना मत, लगे रहो, 3 साल की फीस और दो, तू करेगा, तू पास होगा, चल फीस जमा करा, 1 साल की कोचिंग और कर। फिर जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनको सम्मान दो, उनकी इज्जत करो, उनको सिंहासन पर बैठाओ, उनके इंटरव्यू हर जगह छापो, उनको हीरो बना दो। सोशल मीडिया ये सब जल्दी कर देता है। आज यूपीएससी में 400 रैंक आ जाए तो पत्रकार भागे आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, वो यूट्यूब पर जाएगा, उसके लाखों व्यूज आ जाएंगे। बैंक की नौकरी की परीक्षा पास कर ली तो उसका जुलूस निकलता है। एक साधारण बैंक मैनेजर बनने में इतनी बड़ी बात क्या है? और आईएएस आईपीएस बनना भी इतना बड़ा काम थोड़े ही है कि तुम उनको राजा घोषित कर दो। इतना ही नहीं, जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं वो खुद सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाते हैं। वो ज्ञान देते हैं, सुबह सुबह अपने विचार डालते हैं जो कि बहुत घटिया होते हैं। तुमने अपने 8वें प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर लिया, इससे तुम प्लूटो और सुकरात थोड़े ही हो गए। तुम्हारी ज्ञान देने की क्या हैसियत है? लेकिन नाम के आगे आईपीएस लिखेंगे, ब्लू टिक लगाएंगे, नीचे ज्ञान की गंगा बहेगी। और उसे लाइक कौन करेगा? यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, जो खुद को यूपीएससी के स्टूडेंट कहते हैं। हमें समझ नहीं आता, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है, यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज है? इससे कौन सी डिग्री मिलती है? लेकिन स्टूडेंट बोलकर खुद को बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है। जैसे एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं, 5-6 साल लगते हैं, वैसे ही बोल लो यूपीएससी के स्टूडेंट है, इसमें 7-8 साल लगते हैं। पूरा एक कल्चर बना दिया गया है। सबसे ज्यादा यूपीएससी, फिर जेईई और मेडिकल, फिर कुछ हद तक कैट एग्जाम के लिए। आचार्य जी कहते हैं, भारत की जवानी इसमें बर्बाद हो रही है। एक आदमी के जो सबसे अच्छे काम करने के साल होते हैं वो क्या करने में लगा रहा है? भारत की सारी जवानी उसी पर मरी जा रही है। वही चाहिए। पूछो 7 साल से क्यों लगे हो? बोलेंगे 7 साल लगाए हैं, इसके बाद 40 साल कुछ नहीं करना पड़ेगा। 7 साल की मेहनत से 40 साल आराम मिल जाए तो बुरा क्या है? बस यही है। और इसकी वजह से पूरा जॉब मार्केट बिगड़ गया है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं लेकिन लोग अप्लाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं वहां उतनी वेतन नहीं मिलती। आचार्य जी कहते हैं, ये सरकारी कल्चर, इसने इकोनॉमी को, जॉब मार्केट को सब बिगाड़ दिया है। और इस पूरे खेल में सब खिलाड़ी हैं। सरकार एक खिलाड़ी है, कोचिंग का बड़ा कारोबार ये खिलाड़ी है,
कोचिंग वाले सुपरस्टार खिलाड़ी हैं जो IAS IPS बनकर अपनी फैंडम फैला रहे हैं, अपने चाहने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वो भी खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर इसका खामियाजा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और जनता भुगत रही है और ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। प्राइवेट में जो तनख्वाह कम है उसका एक कारण यही है कि सरकारी में तनख्वाह ज्यादा है, ये भी समझना होगा। जो सरकार मुफ्त का इतना पैसा बांट देती है अपने सरकारी कर्मचारियों को, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा प्राइवेट सेक्टर को ही चूज कराता है। तो प्राइवेट का शोषण हो रहा है ताकि सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त पैसा बांटा जा सके। प्राइवेट में भी तनख्वाह और हो सकती है अगर सरकार अपने फालतू खर्च बंद कर दे। अगर सरकार ठीक से काम करने लगे तो प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा मुनाफा बचेगा, वो भी अपने कर्मचारियों को ज्यादा पैसा दे पाएंगे। यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें लोग कहते हैं, देखो तैयारी करोगे, भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ तो बन जाओगे। मैं साफ पूछता हूँ, खुली बात करो, क्या बन जाएगा? उसने 10 साल गंवा दिए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम उसे झूठा सहारा क्यों दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा? तुम्हें पता है कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स में से? और जब उसके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया के बाद दुखी, हारा हुआ और एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है, जिसके लिए समाज में कोई जगह नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी, जिसे अब खुद पर भरोसा नहीं रहा, ये बनकर निकलता है। लेकिन दिलासा ऐसे दिया जाता है, देखो यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहाँ भक्त बन जाओ, अपनी जवानी की आहुति दो। क्या है ये बात IIT वगैरह पर भी लागू होती है, पर वहाँ कम, क्योंकि वहाँ इतने साल कोई नहीं लगाता और वहाँ ये रहता है कि IIT में नहीं हुआ तो NIT है, फिर वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कर ही लेता है। यूपीएससी की तैयारी, ये पूरी प्रक्रिया बहुत उबाऊ है। वो परीक्षा ऐसी नहीं है जो तुम्हें प्रेरित करे या उत्साहित करे। वहाँ ना तुम्हारी प्रतिभा पर जोर है, ना दिमाग की ताकत पर, वहाँ रटने का काम ज्यादा है। तो जो लोग उस परीक्षा को क्लियर करके निकलते भी हैं, वो कोई बहुत अच्छे प्रतिभावान लोग नहीं होते। IIT क्लियर करना एक बात है, यूपीएससी क्लियर करना दूसरी बात है। तुम बिना किसी खास काबिलियत होकर भी अगर 8-10 साल रट्टा मार रहे हो सकता है यूपीएससी टॉपर बन जाओ। तो उनमें ऐसी कोई खास बात नहीं होती और वो उबाऊ प्रक्रिया है। रट रहे हो, रट कर लिख रहे हो, नहीं करना है ये सब। तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दो कि यूपीएससी क्लियर करने वाले बड़े होनहार लोग होते हैं, कुछ नहीं। बहुत साधारण आदमी अगर बस खुद को खच्चर की तरह घिस रहा है तो 6-8 साल में क्लियर कर लेगा। आचार्य जी कहते हैं, अगर आपको जीवन में कोई अच्छा काम करने का अच्छा तरीका दिख नहीं रहा है तो अच्छा तरीका पैदा करो ना, बनाओ। अच्छा तरीका कोई थाली में सजाकर थोड़े ही दे देगा कि ये लो नियुक्ति पत्र, अब यहाँ काम कर लो। अच्छी नौकरियां देने वाला कोई नहीं है तो अच्छी नौकरी अपने लिए खुद तैयार करो, क्या समस्या है? मेहनत करनी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी, अच्छा है ना, जिंदगी को एक सही उद्देश्य मिल जाएगा, इसी बहाने जीवन अच्छे से कट जाएगा। कोई कठिनाई मिल जाए जिंदगी में तो उससे कम से कम जिंदगी को एक ठोस और उत्पादक तरीके से जीने का कारण तो मिल जाता है ना। नहीं तो अगर जिंदगी में कोई चुनौती नहीं है तो जिंदगी बिखरी हुई सी रहती है, तुम्हारी ऊर्जा इधर उधर भटकती रहती है, क्योंकि करने को कुछ नहीं है तो क्या करोगे? कभी इधर मुंह मारोगे, कभी उधर कुछ करोगे, इधर उधर की दुनिया भर की चीजों में अपना वक्त, अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे। इससे अच्छा है कि कहो नहीं मिल रहा है, हम खुद तैयार करेंगे, अपनी नौकरी में खुद तैयार करूंगा। लेकिन इसमें रुकावट बनता है जब तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम ये सोचना बंद कर दो कि तुम कमजोर हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा अपने लिए अपने ज्ञान, अपनी समझ और अपनी मर्जी का भविष्य तैयार करने से। तुम्हें नौकरी मिल भी जाती है तो वहां रहकर तुम्हें किसी और पर ही भरोसा करना पड़ता है, बॉस के, सिस्टम और बाजार की ताकतों के। प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी निकली थी, तुम घुस गए, जिस चीज की जरूरत थी उसकी मार्केट कुछ दिनों में खत्म हो गई, तो तुम्हारी नौकरी बची रहेगी क्या? और सरकारी नौकरी में हो तो वहां सरकारी पॉलिसी से लेकर नेताओं और बड़े लोगों की इन सब की दया पर निर्भर ही रहोगे। अपना कुछ करो जहां तुम खुद मालिक रहो। इतने लोग हैं, उन्हें बहुत तरह की चीजें चाहिए और सेवाएं चाहिए, तुम वो उन्हें क्यों नहीं देते? अगर तुम उन्हें कोई ऐसी चीज दे पा रहे हो जो उनके काम की है तो क्या वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे? फिर कहते हो बेरोजगार हो, अपने ही मोहल्ले में देख लो, न जाने कितनी चीजों की जरूरत होगी। अपनी सोसाइटी में जाकर थोड़ी खुली आंखों से देखना, कितनी चीजों की जरूरत होगी, पर उन चीजों को देने वाला कोई नहीं, उन कामों को करने वाला कोई नहीं। जो काम होने चाहिए हो नहीं रहे, तुम उन्हें करना शुरू कर दो, और अगर वो काम अच्छा होगा तो लोग पैसा देंगे।
हो सकता है बहुत ज्यादा ना दे, तो तुमसे कौन कह रहा है कि अपने खर्चे बहुत बढ़ाकर रखो। खर्चे कम रखो, तुम्हारा काम चलने लगेगा और सीखते चलो, काम आगे बढ़ेगा, पैसा उसके पीछे पीछे खुद आ जाएगा। आचार्य जी कहते हैं, एक आसान सी बात है, भीड़ में मत भागो, सोचो, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या ताकत है, उसका इस्तेमाल करो। दूसरों की नकल मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। जिंदगी छोटी है, उसमें बहुत कुछ करने को है, बस हिम्मत चाहिए। तो उठो, आंखें खोलो, देखो और शुरुआत करो, आज से, अभी से। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।